ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 11th क्लास की फिजिकल वर्ल्ड की दूसरी वीडियो। इस वीडियो में बेटा मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर का बेटा एक ही एम रहता है कि बच्चे को फिजिक्स की अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाए और बच्चों को इस चीज से अवेयर किया जाए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर है बेटा? तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि ये चैप्टर आपके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट, आप फिजिक्स पढ़ना क्यों चाहते हो। ठीक है, तो फिजिक्स किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये चैप्टर है। दैट्स वाई मैं इस चैप्टर को इसी वीडियो में क्या खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो लॉज आपके चलते ही चलते हैं और वो फिजिक्स की जान है, कह सकते हो शान है। एक यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल। क्लियर बेटा? और एक रिडक्शन। इन दोनों के बारे में बेटा मैंने बताया आपको। ठीक है, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शन आपका चलता ही चलता है। फिजिक्स सोचता है इसके बारे में, या मैं कह सकता हूं इसको सोचते हुए ही फिजिक्स आगे बढ़ता है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसके बाद का जो केस है वो ये है दैट यू हैव टू नो अबाउट द डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। अच्छा, डोमेन्स क्या हो गए बेटा? देखिए, इतना बड़ा नेचर, उस नेचर की स्टडी, तो उस नेचर की स्टडी के लिए हमने क्लासिफाई कर दिया नेचर को। नेचर को क्या कर दिया बेटा? क्लासिफाई। और नेचर को क्लासिफाई करके हमने किया क्या कि नेचर को दो डोमेन्स में बांट दिया। किसमें बेटा? नेचर को डोमेन्स में बांटने का मतलब हो गया फिजिक्स को किसमें बांट दिया बेटा? डोमेन्स में बांट दिया। अब फिजिक्स को डोमेन्स में बांटा तो एक डोमेन आपका जाता है माइक्रोस्कोपिक, और एक डोमेन बेटा आपका जाता है मैक्रोस्कोपिक। क्लियर बेटा? तो आपके दो डोमेन चले जाते हैं बेटा, एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन और एक मैक्रोस्कोपिक। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक की बात करूं तो बेटा इसमें वो उन चीजों की स्टडी होती है जिन चीजों को हम नेक्ड आइज से देख भी ना पाए, जैसे एटम्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। आप समझ सकते हो जो छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, मेसॉन्स हो गए, ये सारी चीजें, इनकी स्टडी हम जिस डोमेन में करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा? जो नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी लार्ज बॉडीज ऑलमोस्ट उनकी स्टडी करते हैं, मतलब जो विजिबल हो हमारे लिए, कह सकते हो विजिबल। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बेटा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं अगर बोलूं माइक्रोस्कोपिक में मेनली कौन कौन सी ब्रांचेस आती है, तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की, या इससे पहले बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स। किसकी बात बेटा? क्लासिकल फिजिक्स। अब ये मान लीजिए हम, सॉरी, मैक्रोस्कोपिक क्या है बेटा? ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा आएगा क्लासिकल फिजिक्स। जान लीजिए बेटा व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स। तो जान लीजिए क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक डोमेन का आप मान सकते हो दूसरा नाम है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में सारी वही चीजें आती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा बेटा? क्लासिकल फिजिक्स में बेटा आपका आ जाएगा मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स आपने सुना होगा, मशीनरीज। ठीक है, मैकेनिक्स के अलावा आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, ऑप्टिक्स हो गया, ये सारी चीजें किसमें है बेटा? इसमें मैक्रोस्कोपिक में। और अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करूं तो इसमें आती है बेटा क्वांटम मैकेनिक्स। क्या आती है बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए बेटा, ये वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसका नाम लेना और उसके काम देखना कतई अलग है बेटा। मीन्स आप इसको जब ये सोचोगे कि ये आपको आ गई, तभी अपनी फॉर्म को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। मीन्स जो आप देखते हो और जो आप समझते हो, आपको उस चीज को झुटलाना पड़ेगा। झुटलाने का मतलब आपको देखी हुई चीज, समझी हुई चीज को मना करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है।
मैंने आपसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा ये क्या है, ये चीज क्या है, आप बोलोगे मार्कर है, ठीक है मार्कर है बेटा, और मैं कह दूं कि अब ये मानो कि ये मार्कर है ही नहीं, ये मार्कर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, वो सर ऐसे कैसे, ये तो मार्कर है। तो अगर ये मार्कर है और मैं कह रहा हूं कि ये मार्कर नहीं है, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे। तो ये उसी टाइप की एक मैकेनिक्स है जो कि आपको पता है प्लैंक के द्वारा इजाद की गई और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसको आपको पढ़ने को मिलेगा 12th क्लास में थोड़ा सा पार्ट, बट ये मजेदार बहुत है। हाँ, आपकी सोच बदलेगी, आपके कॉन्सेप्ट को हिला के रख देगी, बट क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आपको डोमेन समझ में आ गए, फिजिक्स के 2 डोमेन्स हो गए, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो इन डोमेन्स को बताने का रीजन भी यही है कि आप ये जान पाए कि फिजिक्स में कितने डोमेन्स होते हैं और किन किन डोमेन्स को स्टडी की जाती है, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े किसमें, फिजिक्स में। इसके बाद की अगर मैं आपसे कहूं तो इसके बाद आपका क्या है कि फिजिक्स ने का सोसाइटी में क्या क्या टेक्नोलॉजीज दे रखी हैं, सोसाइटी में किन किन टेक्नोलॉजीज की वजह से फिजिक्स फेमस है। तो आपको मैं बता दूं, आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसको कि किन किन साइंटिस्ट ने किस किस इन्वेंशन के साथ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है। जैसे आपको पता है टीवी का इन्वेंशन हुआ, जैसे आपको पता है टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, जैसे आपको पता है हीट इंजन का इन्वेंशन हुआ, जिसकी वजह से आप चुक 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 रेलगाड़ी पे चल पाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये था आपका डोमेन हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा आपको मैं बताऊं, जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि हमारी फिजिक्स एक बेसिक लॉ को फॉलो करती है, जो कि आपकी बेटा क्या है, यूनिफिकेशन। मींस हर चीज का क्या, एक सिंगल रीजन होना चाहिए, है ना। हम मान के भी चलते हैं हर चीज का एक सिंगल रीजन है, हम मान के चलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहा मैं अगर आपसे पूछूं बेटा नेचर में कितने फोर्सेस हैं, तो आप गिनाने बैठोगे, सर फ्रिक्शन फोर्स है, सर विस्कस फोर्स है ना, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सर मैग्नेटिक फोर्स है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स है, सर मस्कुलर फोर्स है। अगर मैं गिनाने बैठाओगे तो कितने कितने निकल के आएंगे बेटा, बहुत सारे। बट यूनिफिकेशन क्या कहता है, देयर मस्ट बी अ सिंगल फोर्स। यूनिफिकेशन कहता है कि यहाँ पर एक सिंगल फोर्स होना चाहिए, और वो सिंगल फोर्स इन सारे फोर्सेस की क्या होना चाहिए, रीजन। समझ रहे हो, ठीक है। तो उसको रिलेट करने के लिए हमने सोचा और दिमाग लगाया कि कैसे, कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये सारे फोर्सेस आपको नजर आते हैं। तो जब ये देखा गया तो हमें बेटा एक फोर्स नहीं मिला, बल्कि 4 फोर्सेस मिले, बोले तो 4 फोर्स। और उन 4 फोर्सेस में जो भी था उनको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है बेटा। अब इन फंडामेंटल फोर्सेस जो पहला फोर्स है वो आपको मैं बता दूं ग्रेविटेशनल है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तीसरा बेटा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और चौथा आपका कैसा है बेटा, वीक न्यूक्लियर। इनमें से बेटा अगर मैं पहले 2 की बात करूं इनकी, तो ये कैसे फोर्स है बेटा, लॉन्ग रेंज। इनकी रेंज ऑलमोस्ट कैसी होती है बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बेटा आप हमेशा याद रखिए, इनफाइनाइट कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब हो गया यहाँ पे 10⁻80 मीटर, दैट मीन्स बहुत बड़ी रेंज है। और ये कैसे है बेटा आपके शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज का मतलब हो गया 10⁻−15 मीटर से 10⁻13 मीटर तक, ये इतनी छोटी रेंज के फोर्सेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। ये बात बेटा आपके समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद की मैं अगर बात करूं बेटा, तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहला ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आपको बता दूं, ग्रेविटेशन एक नेचुरल फोर्स है जो नेचर में हर जगह लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक और अ प्रॉपर्टी दैट इज मास। If a body possesses some mass, then it will apply a force on another mass. Clear? And that force is gravitational force. ये नेचर में है, और नेचर में मैं बोल रहा हूं, बट ये यूनिवर्स में भी है, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इन होल यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स में ये लॉ
लग जाता है, ये फोर्स होता है, एग्जिस्ट करता है। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। सबसे पहले बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है बेटा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर कंबाइंड टुगेदर। क्यों किए गए बेटा, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझा सकता हूँ। वैसे आप 12th में इसको पढ़ोगे कि आपने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, और आप 12th क्लास में सीखोगे कि करंट चार्जेस की वजह से बनता है, और चार्जेस जब दौड़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा, मैग्नेट का। तो आप ये जानोगे कि मैग्नेट के मैग्नेटिज्म का एक्चुअल कॉज अगर कुछ है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। दैट मीन्स इफ देयर इज इलेक्ट्रिक चार्ज देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। इफ देयर इज नो चार्ज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो ये आप सीखोगे। तो हमने ये सीख लिया कि चार्ज ही वो चीज है जिससे मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो हमने दोनों कंबाइन कर दिया, क्योंकि दोनों कैसे हो गए, एक जैसे हो गए, तो हमने उनको बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है बेटा। अब बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। इसके लिए मैं आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में रहते हैं वो। अब आपको पता है प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव। और प्रोटॉन अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, रिपेल करने चाहिए। और अगर वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, समझना मेरी बात, अगर वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन उधर और एक प्रोटॉन उधर, तो कुछ नहीं बचा। आप समझ रहे हो मेरी बात। फिर भी वो एक दूसरे को दूर नहीं भगाते, बल्कि स्टेबल रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो इस चीज का ये जवाब है क्योंकि वो स्टेबल रहते हैं, इसीलिए सारे नेचर में ये एटम्स और ये मैटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स स्टेबल तो वो रहते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट ने ये सोचा अगर वो स्टेबल रहते हैं तो देयर मस्ट बी अनदर फोर्स, वहां पर एक और फोर्स होना चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से वो जो रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो फोर्स बैलेंस हो, और बैलेंस होने के बाद वो स्टेबल रहे। तो हमने एक क्या निकाला, इस न्यूक्लियर फोर्स को आप पढ़ोगे 12th में और ज्यादा ब्रॉडली, इसलिए मैं इसको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा, फिर भी आप ये समझिए। हमने ये निकाला कि उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है बेटा इतनी बात। अगली बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। इसके बारे में भी बेटा आप जान लीजिए। जैसा आपको पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में आपने पढ़ा होगा कि अल्फा, बीटा और गामा जैसे कुछ पार्टिकल्स, आपको पता है गामा रेडिएशन होते हैं, ठीक है, बट ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस से अनस्टेबल एटम्स की कंडीशन में बाहर निकलते हैं। जब एटम अनस्टेबल होता है तो उस कंडीशन में वो न्यूक्लियस से कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। आपने सुना होगा। अब हमें एक बात बताइए, अगर वो न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे हैं तो है कहाँ, न्यूक्लियस में ही है, ठीक है। अगर वो न्यूक्लियस में है बेटा तो वो बाहर भी निकल आए। दैट मीन्स जब तक न्यूक्लियस में थे तब तक अट्रैक्शन फोर्स के अंडर में थे, लेकिन वो बाहर निकल आए तब अट्रैक्शन फोर्स के अंडर में नहीं थे। दैट मीन्स दे कैन बी पुट आउट ऑफ द न्यूक्लियस। उनको न्यूक्लियस से बाहर निकाला जा सकता था, प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। इसका मतलब ये भी एक टाइप का न्यूक्लियर फोर्स है जिससे वो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में जुड़े हुए थे, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको बाहर ना जाने दे। मीन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। दैट मीन्स इस फोर्स को हमने बोला वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपकी इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये है आपके कुछ टॉपिक्स जिनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। ये बात आपके समझ में आ गई। देखिए बेटा, फिजिक्स यूनिफिकेशन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रही है कि वो यूनिफिकेशन की तरफ और ज्यादा बढ़े, ठीक है। और बहुत सारी चीजों को उन्होंने यूनिफाई कर भी दिया। जैसे मैंने आपसे कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग ब्रांचेस थी, है ना, उनको उन्होंने क्या कर दिया, एक मिला दिया और उनको क्या बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी यूनिफिकेशन चली, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूं एक और लास्ट टॉपिक की, जिसके बाद मैं ये एंड करता हूं सेशन। और वो लास्ट टॉपिक ये है बेटा कि हमारे नेचर में एक फंडामेंटल लॉ और चलता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसके बारे में जान लीजिए बेटा। ये कंजर्वेशन लॉ हमारे नेचर में ऑलमोस्ट हर क्वांटिटी, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के हर क्वांटिटी पे एप्लीकेबल होता है। ये लॉ ये कहता है बेटा, इट इज कांस्टेंट।
It is what is it? It means any quantity is constant and can neither be created nor be destroyed. It can only be convertible. ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। और ये लॉ बहुत सारी क्वांटिटीज पे लगता है बेटा, जैसे पहला एनर्जी मान सकते हो, मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आप पढ़ने वाले हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप पढ़ोगे तो इसी तरीके से कई सारी क्वांटिटीज के लॉ कंजर्वेशन लॉज एग्जिस्ट करते हैं। कई बार हमें लगता है कि कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहे हैं, बट उस कंडीशन में भी उन लॉज को वायलेट नहीं होने दिया जाता, क्योंकि वो सिर्फ हमें दिख रहा होता है कि वो लॉ गलत हो रहे हैं, लेकिन वहां गलत नहीं हो रहे। जिसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आपको मैं बताऊं, जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, तो हमें ये लगा कि एनर्जी क्रिएट हुई, और जब एनर्जी क्रिएट हुई तो कंजर्व तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि एनर्जी क्रिएट होगी तो वहां कंजर्वेशन लॉ क्या हो गया, वायलेट हो गया। तो वहां पर हमने क्या किया, आइंस्टीन थे, उन्होंने एक रिलेशन बनाया, दैट वाज व्हाट, E इज इक्वल mc²। ये रिलेशन बनाया था किसने, आइंस्टीन ने, और बोला कि मास और एनर्जी आपस में रिलेट करते हैं, अगर मास कम हुआ होगा तो भी एनर्जी रिलीज होने के चांसेस हैं। दैट मीन्स स्टिल एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, एनर्जी इज जस्ट कन्वर्टेड वेयर फ्रॉम द मास टू द एनर्जी। तो ये चीज करके उस लॉ को क्या कर दिया गया बेटा, सही कर दिया गया। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे यूनिवर्स में माना जाता है कि एनर्जी कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज है हो रही है, लेकिन फिर भी हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि यूनिवर्स की ओवरऑल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कुछ बातें थी जो इस चैप्टर में आपने सीखी, और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स लिखे हुए हैं आइंस्टीन जी के बारे में, और वोज आइंस्टीन कंडेंसेट आपने सुना होगा, तो ये इसमें जो वोस है वो आपको पता है हमारे इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, उनके बारे में भी लिख रखा है। आप इन सब के बारे में पढ़ें, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ें, आपको जरूर अच्छा लगेगा कि हमारी इंडिया के साइंटिस्ट ने और फॉरेन साइंटिस्ट ने मिलकर कितनी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में हमें बताया। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो आपका क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थैंक यू so much।